गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जो आपका वर्क पावर एनर्जी है उसमें आपके जो इंटीग्रेशन का पार्ट है आप उसी में इंक्लूडेड कर रखेंगे। और वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। whenever the constant force is acting on any body then the work done by that force is always equal to fs cos theta। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब आपका इसका हाफ पार्ट है जिसमें वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्प्रिंग दी है और आपने उस स्प्रिंग को 1 मीटर खींचना है। ओके, सो यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स। फॉर एग्जांपल आपने उस पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी। अब उसको आप 2 मीटर खींचो, 20 मीटर खींचो। जब आप उसको 10 मीटर खींचोगे सो यू हैव टू अप्लाई लेस फोर्स, बट व्हेन यू वांट टू expand that spring up to 20 meter then you have to apply some more force। मीन्स जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो मीन्स स्प्रिंग जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो whenever the magnitude of displacement is less so you have to apply the less force on the spring, but whenever the displacement produced in the spring is greater or you want to produce more displacement in the spring then you have to apply more force। It means in this case the magnitude of force is totally depend on the displacement covered by the body। वो सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड करता है। if the displacement is less then the force applied is also less, if the displacement is more then the force applied is also more। तो जितना आप खींचोगे उस पर फोर्स पे मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे फोर्स जो वो वेरिएबल है और जिसका मैग्नीट्यूड टोटली डिपेंड कर रहा है एक्स पे, डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर? तो जब हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम जैसे कोई बॉडी है उसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो उस पर हम हमेशा हर एक डिस्टेंस पे जब हम देखते हैं तो उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स ही अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन है तो एट एवरी स्टेज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। सो दैट इज़ द केस ऑफ जहाँ पे वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स होता है। क्लियर? whenever the work is done by the constant force then you have to apply the formula fs cos theta। that formula which is fs cos theta is only applicable when the force is constant। clear? So but in the case of spring or in some other cases where the forces acting on the body is not constant or the magnitude of the forces keep on changing depending on the displacement produced in the body, then that case the work is done on the body by a variable force। तब वो वेरिएबल फोर्स का केस आता है। तो जब भी वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है तो आप याद रखेंगे एफ एस कॉस थीटा लगेगा। बट वेन एवर द वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय द वेरिएबल फोर्स देन सम अदर फॉर्मूला इज यूज्ड इन दैट केस। तो वहाँ पे कुछ और फॉर्मूला यूज़ करेगा। तो अब हम वही चीज़ निकालेंगे कि वेरिएबल फोर्स के केस में क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्राफ मैंने बनाया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। इन द एक्स एक्सिस आई एम यूजिंग अ डिस्प्लेसमेंट एंड इन द वाई एक्सिस आई एम यूजिंग अ फोर्स विच इज़ अ वेरिएबल इन नेचर। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड जो वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। क्लियर? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन निकालना है। वर्क डन आप कहाँ से कहाँ निकालोगे? जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो लेट ये मेरे पास यहाँ से आप डॉट लगाओगे, ये एक्स आई है। एक्स आई मीन्स इनिशियल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल जो आपको इनिशियली एक्स आई मिलेगा, ओके। और जो आप वर्टिकल में खड़े हो जाओगे वर्टिकल लाइन से आपको फोर्स देगी और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको डिस्प्लेसमेंट देगी। मतलब यहाँ से यहाँ एक्स आई है और आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट की होगी? एक्स एफ। ये एक्स आई है, ये एक्स एफ है इतनी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालना है। तो आप देखो सबसे पहले कौन सा है, ये वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है तो एफ एस कॉस थीटा तो लगेगा नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे इंटीग्रेशन के उसमें बताया है कि उसको हम स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, मान लो यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बिटवीन द 10 सेंटीमीटर टू द 50 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको क्या बताया, वहाँ पे इंटीग्रेशन होती है। 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर जाना है तो लोअर लिमिट क्या लगेगी 10 सेंटीमीटर और अपर लिमिट क्या लगेगी 50 सेंटीमीटर। ओके, तो लेकिन अपर और लोअर लिमिट लगाने के पहले हमें छोटे छोटे से सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करना है। तो लेट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया। क्लियर? यहाँ से मैंने ये और एक ये लेट, ये मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इतने से सेगमेंट में जो आपको दिख रही है।
जो मैंने शेडेड एरिया रखा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है मैंने ये शेडेड ले लिया। ये BC जो है और जो AD है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको पता है अगर आप XI पे खड़े हो तो आपको फोर्स कितनी दिख रही है, वर्टिकल लाइन आपको फोर्स देगी तो इतनी फोर्स दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल लाइन इतनी फोर्स मिल रही है आपको। जब आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो फोर्स देखो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, इतना है। यहाँ खड़े हो जाओगे यहाँ बीच में तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पॉइंट लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, हर एक पॉइंट पे जो आपकी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे सेगमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में dx में डिवाइड कर देते हैं। वो dx कैसे लेते हैं, वो इतना छोटा सा पॉइंट है, मतलब A से D जो आप जा रहे हो, A से D वो dx है, B से C भी dx है। ये इतना स्मॉल सेगमेंट्स है कि A से D तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट फोर्स ही है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट A यहाँ ले लूँ, D यहाँ ले लूँ, तो A से D में आपकी कांस्टेंट फोर्स नहीं होगी। आपने इतना छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करना है, dx जो हॉरिजॉन्टल पाथ इतना छोटा सा कंसीडर करोगे कि जहाँ पे A से D तक ऑलमोस्ट हम फोर्स कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे ये वाली सेगमेंट है तो यहाँ पे फोर्स हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे F, A से D। ओके, लेकिन अगर मैं स्ट्रिप यहाँ कंसीडर कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले ली, ये स्ट्रिप ले ली, क्लियर? ये कितनी है, मान लो ये भी dx है, तो यहाँ पे जो है ये मान लो E है, ये मेरे पास F है। सो E और F इतना छोटा सा सेगमेंट मैंने dx कंसीडर किया है जहाँ पे E और F के बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट फोर्स है। कितनी है, ये लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी, इतनी फोर्स है। लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड AD के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। क्लियर? तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स तो डिफरेंट है, लेकिन जो मैंने छोटे से सेगमेंट्स कंसीडर किए हैं, मतलब इस dx में B से C और A से D या E से F, जो यहाँ पे फोर्स है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग अलग है। तो मुझे एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है अभी dx। मुझे क्या करना है, पूरा पाथ नहीं लूँगी मैं, उस छोटा सा पाथ ले लिया मैंने dx। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता करना है कि XI से XF तक जाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा है। तो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका वर्क डन निकालने के पहले आप पूरे रास्ते को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दोगे, जो मैंने कर दिया dx। तो आप सबसे पहले निकालो कि आपको इस dx डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना वर्क डन निकालना पड़ा होगा, करना पड़ा होगा। तो जो ये आपके पास यहाँ पे dx का वर्क डन आएगा वो टोटल वर्क डन तो होगा नहीं, टोटल वर्क डन तो XI से XF तक का होगा। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल नया टॉपिक है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ छोटे से पार्ट का निकाल रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। क्लियर? तो पहले हम इसका निकालेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने क्या चीज़ बोली कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपने XI और XF को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, और वो इतने छोटे छोटे सेगमेंट्स है, कितने सेगमेंट्स है वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन हर एक को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? सारे सेगमेंट्स नहीं बनाए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। तो आपने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? वो ऐसे दिखेगी आपको, ऐसे आएगा वो, ये ऐसे आएगा, दिख रहा है? यहाँ से आपने ये देखो छोटे छोटे से दिख रही है स्ट्रिप्स, एक ये, एक, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे से स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। ये जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स का बेस है dx है, ये भी dx है, ये वाला भी dx है, ये नेक्स्ट वाला भी dx है, और यहाँ पे कितने dx है, 1 2 3 4 5 dx है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप डिवाइड करोगे इसको। तो आपने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब वो छोटे से पार्ट जो आपने कंसीडर किए हैं dx, उन dx में आपने क्या चीज़ कांस्टेंट ली है, वो इतना नज़दीक दो पॉइंट्स है कि जहाँ पे फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इस टिप की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका और इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि लेट जो फोर्स है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में लग रही है। तो आपको पता है कि व्हेन बोथ द फोर्सेज एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल जो है दोनों के बीच में वो 0 डिग्री का बनेगा। तो इसमें स्ट्रिप्स अगर ये लोगे तो कांस्टेंट फोर्स दोनों के केस में नहीं आएगी, लेकिन सिंगल के केस में यहाँ पे फोर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले हम dx में देखेंगे कि कितना काम करना पड़ा, A से D जाने के लिए या B से C जाने के लिए या dx डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए कितना काम करना पड़ा होगा। लेकिन हमें वर्क डन XI से XF तक का निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, द टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इक्वल डिस्प्लेसमेंट dx। ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट dx द फोर्स इज एज्यूम टू बी अ कांस्टेंट। dx में फोर्स जो हम हर एक स्ट्रिप के dx में फोर्स जो है वो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। क्लियर? जैसे आपके पास ये दिया है, ये वाली है dx, तो इस वाली स्ट्रिप में फोर्स कैसी होगी, कांस्टेंट होगी।
नेक्स्ट स्ट्रिप में फोर्स कैसी होगी, कांस्टेंट, लेकिन ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। इन दोनों के केस में फोर्सेस अलग अलग होगी, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रिप में फोर्स कैसी होगी, कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट। लेकिन एक स्ट्रिप की फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे स्ट्रिप की फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या किया, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन dx, आप निकालेंगे कि dx तक जाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा। तो आपको मैंने बताया है कि dx जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे हम, तो वी नो दैट एफ एस कॉस थीटा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या बनेगा, फोर्स कितनी है, मान लो एफ है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx है, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा एफ इंटू डी एक्स। क्लियर, मैंने आपको शार्पली पहले बता दिया था कि जो वर्टिकल लाइन है वो फोर्स देगी और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट देगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का ये। क्लियर, एक और फॉर्मूला बनेगा जैसे यहाँ पे लिखा है एफ और डी एक्स। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स हमें ये वर्टिकल लाइन्स नहीं देगा, जैसे ए बी है, यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे जो ए बी है दैट मस्ट बी इक्वल टू सी डी, और वो फोर्स के बराबर है। ठीक है, बी सी जो है दैट इज इक्वल टू ए डी, वो किसके बराबर है, डी एक्स के इक्वल है। तो जो हमें फोर्स है वो वर्टिकल लाइन दे रही है, तो आप ए बी लिख लो या सी डी लिख लो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे लिखी मैंने, ए बी की फॉर्म में लिखी, डी एक्स जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन देगी, तो सी डी लिख लो या ए डी लिख लो, एक ही बात है। तो इसको लिखा मैंने, फोर्स की जगह यूज़ कर लिया ए बी और डी एक्स की जगह यूज़ कर लिया बी सी। तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, तो ए बी क्या चीज़ है, ए बी इज़ द लेंथ, बी सी क्या चीज़ है, ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स इसका एरिया ऑफ द स्ट्रिप नहीं आ जाएगा ये। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ मीन्स रेक्टेंगल शेप ही बन रहा है ना, ये वाली ऊपर आमने सामने वाली अगर हम बराबर कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट वाली आप बराबर कंसीडर कर रहे हो, तो इट इज़ अ रेक्टेंगल। सो जब आपने इसमें वैल्यूज डाली, ये ए बी के बराबर है, ये बी सी के बराबर है, विच इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। So small amount of work done is either equal to force into displacement or it is the area of the strip. Means अगर आपको dx डिस्टेंस कवर करना है और dx डिस्टेंस में पता करना है कि कितना काम हुआ है, तो जो dx डिस्टेंस में स्ट्रिप बन रही है आप उसका एरिया निकाल दो। ठीक है, जो वो एरिया होगा वो एरिया आपको किसके बराबर आएगा, वर्क डन देगा आपको। क्लियर, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब आपने बताना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे कितनी सारी स्ट्रिप्स बन रही है, तो आपने एक स्ट्रिप का निकाल दिया, जैसे इस स्ट्रिप का आप निकाल चुके हो, जो किसके बराबर है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। वैसे अब आप इसकी बात करो तो ये भी तो रेक्टेंगल शेप ही बन रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस केस में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप होगा। जब आप सेकेंड स्ट्रिप की बात करोगे तो ये भी जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप आएगा। क्लियर, तो जब आपको एक्स आई से एक्स एफ तक जाना है तो आप क्या चीज़ करो, आपको पूरा निकालना है। तो इतने का वर्क डन आपको, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर एरिया ऑफ द स्ट्रिप है, तो एक्स आई से एक्स एफ तक जाने के लिए जितनी भी स्ट्रिप्स बन रही है, जैसे इसका एरिया निकाल दो वो वर्क डन के बराबर होगा, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल दो वो इसके वर्क डन के बराबर होगा, तीसरी का निकाल दो, फिफ्थ का निकाल दो, उन सब का एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल दो। जब आप उन सबको ऐड करोगे तो वो टोटल वर्क डन ही आ जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रिप का एरिया अगर आपको उस स्ट्रिप का वर्क डन दे रहा है, तो सारे एक्स आई से एक्स एफ के बीच में जितनी भी स्ट्रिप्स बन रही हैं उन सब स्ट्रिप्स का क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो, और उन सब को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ की है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। तो एक्स आई से एक्स एफ तक जाने के लिए हमने क्या करना है, जितने भी एरियाज बन रही है, जितने भी स्ट्रिप्स बन रही हैं, उन सब स्ट्रिप्स का एक्स आई से एक्स एफ तक बीच में सब स्ट्रिप्स को क्या कर दो, एड अप कर दो एरिया को, तो दैट वो टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्लियर, सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स। और सिंपल सी चीज़ है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द स्ट्रिप कर दो या फिर इसको लिख दो एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब अगर आपको एक्स आई से एक्स एफ तक जाना है तो एक्स आई ये आ गया, एक्स एफ ये आ गया, इसके बीच का सारा एरिया निकाल दो, सारे स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करोगे तो एरिया अंडर द ग्राफ ही तो बनेगा। तो जब आप इस पूरे एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल दोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल वर्क डन बन जाएगा। क्लियर, दूसरी चीज़
अगर मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो वो एफ डी एक्स के बराबर होता है। क्लियर। तो अगर मान लो इसके बीच में 4 स्टेप्स बन रही है, एक्स आई से एक्स एफ के बीच में 4 स्टेप्स बन रही है, तो पहले का वर्क डन आएगा एफ इंटू डी एक्स, दूसरे का वर्क डन आएगा एफ इंटू डी एक्स जिसमें फोर्स वेरी करेगी हर एक स्टेप्स की, तीसरे का एफ इंटू डी एक्स, फोर्थ का एफ इंटू डी एक्स। तो अगर आपने एफ इंटू डी एक्स की टर्म में निकालना है तो टोटल वर्क डन क्या आएगा, उन चारों स्टेप्स का जो वर्क डन है, यानी कि फर्स्ट का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकंड का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ का ऐड कर दो तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाता है। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन ही ना हो, जैसे यहाँ पता है कि ठीक है जितनी भी स्टेप्स बनेंगी ना, एक का जो एरिया का स्ट्रिप का एरिया वो मुझे वर्क डन देता है, तो आपने सारा वर्क डन निकालना है तो उसके अंदर जितनी भी स्टेप्स बनेंगी उन सब स्टेप्स का एरिया निकाल दो, उनको एडअप करो तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाता है जितने भी बने, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे ही अगर आपने इसका फॉर्मूला लगाना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स पता होती, 4 स्टेप्स होती, तो हम 4 स्टेप्स का वर्क डन निकालते और उसको सम्मेशन लगा देते। सम्मेशन मतलब सिंपल ऐड कर देते, एक स्टेप का वर्क डन प्लस दूसरे का स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वैसे सो ऑन लास्ट वाले का ऐड करते टोटल वर्क डन आ जाता है। लेकिन मुझे क्या पता है इसके एक्स आई से एक्स एफ के बीच में कितनी स्टेप्स बन रही है, तो हमारे पास तो ये चीज़ गिवन ही नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स बन रही है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, व्हेन द नंबर ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नंबर गिवन नहीं है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स का कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स बन रही है उसका नंबर गिवन नहीं है, तो हम सम्मेशन यूज़ नहीं करते, देन वी ऑलवेज यूज़ अ इंटीग्रेशन। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने वहाँ बताया था dx को ले लो, उसको आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, देन यू विल गेट द टोटल वैल्यू। वैसे अगर ये एक स्ट्रिप का वर्क डन है तो आपको पूरा बताना है एक्स आई से एक्स एफ, चलना कहाँ से, एक्स आई पहुँचना कहाँ है आपने, एक्स एफ, ये है एक्स आई से चलना है एक्स एफ तक जाना है, तो आपने उसमें से पूरे रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया डी एक्स में, तो उसमें से एक डी एक्स का वर्क डन निकाल चुके हो। तो अगर आपने पूरा करना है तो पूरी स्टेप्स अगर गिवन होती है तो सिंपल सम्मेशन होता है, ऐड हो जाती है। नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब आपने एक dx का वर्क डन निकाल दिया है, उस एक dx के वर्क डन को आप इंटीग्रेट करो बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, एक्स आई से चलना है एक्स एफ तक जाना है, तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाता है। यानी कि देखो ये डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू को आप इंटीग्रेट करोगे तो जब आप ऐसे आएगा आपके पास, डी डब्ल्यू को भी इंटीग्रेट करो और राइट हैंड साइड एफ डी एक्स को भी इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, एक्स आई से एक्स एफ, जिसमें चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट मतलब जिसके साथ डी लगा हो उसकी वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ पे एक्स के साथ डी लगा है तो यहाँ पे एक्स आई से एक्स एफ तक चलेगा। क्लियर। और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन हट जाएगी तो मेरे पास डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला एफ डी एक्स आएगा। तो जब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स हो तो आप ध्यान रखेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स में एफ एस कॉस थीटा नहीं लगाना। यहाँ जो मैंने लगाया ये इसलिए लगाया क्योंकि छोटे से हिस्से में कांस्टेंट फोर्स है तो ये लग जाएगा, लेकिन जब पूरी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स निकालना है तो आप एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे, ये दूसरा फॉर्मूला बना लोअर लिमिट से अपर लिमिट। और अगर आपको ग्राफ दिया हो तो ग्राफ में अगर आपने टोटल वर्क डन निकालना है तो उस ग्राफ के 2 पॉइंट्स के बीच में देखो क्या चीज़ बन रही है, उस चीज़ का एरिया जब आप निकाल दोगे तो जो वो एरिया होगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके।